वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है रमन प्रभाव, या जिसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट। और रमन के नाम से हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कह सकते हैं। रमन प्रभाव क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे या देखते हैं कि रमन क्या है। रमन के बारे में आपने कहाँ सुना है? रमन नाम जो है वो एक ग्रेट या कह सकते हैं एक महान वैज्ञानिक हैं, सीवी रमन, जिसे हम कहते हैं प्रोफेसर सीवी रमन। और प्रोफेसर सीवी रमन जो है उन्होंने क्या किया है, रमन प्रभाव की खोज की है। प्रोफेसर सीवी रमन एक तरह से फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, लेकिन हम आज इनको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो काम है, जो वर्क है, वो बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान काम है। उनका जो काम है वो बहुत ही एक्सपांड है, बहुत ही विस्तारित काम है, जो न केवल हम भौतिक के अंदर या फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं। इन्होंने जो अपना काम किया है वो वेव्स पे किया है, तरंगों के ऊपर किया है। उनका जो काम है वो वेव्स नेचर, पार्टिकल नेचर, जो तरंग्स होती हैं, जो भी जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर जो वेव्स निकलती हैं, उनके ऊपर उनका कार्य था या उनका खोज थी। ठीक है, तो प्रोफेसर सीवी रमन एक तरह से फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं केमिस्ट्री के भी वैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने कार्य किया है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, वेव्स को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री के आधार पर भी उसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम केमिस्ट्री की बात जरूर करते हैं। प्रोफेसर सीवी रमन जो हैं, प्रोफेसर सीवी रमन, उन्होंने इस रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज उन्होंने की थी 1928 के अंदर। आपको ये डेट याद रखनी है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चाहो तो इसको याद रखो कि रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी, 1928 के अंदर, 1928 के अंदर होती। और इसी खोज के लिए, इस महान खोज के लिए उस महान वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1930 के अंदर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उस टाइम एशिया के ये पहले वैज्ञानिक थे, एशिया के पहले साइंटिस्ट थे विज्ञान के क्षेत्र में जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1930 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में प्रोफेसर सीवी रमन को 1954 के अंदर, 1954 के अंदर उनको मिला था भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। राधा कृष्ण तथा सीवी रमन दोनों को एक साथ उस टाइम 1954 के अंदर क्या दिया गया था, नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर सीवी रमन भौतिक शास्त्री हैं, लेकिन हम इसको रसायन के अंदर भी पढ़ते हैं। जब भी हम वेव मैकेनिज्म, क्वांटम मैकेनिज्म, वेव नेचर आदि की बात करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो सीवी रमन को हम अवश्य पढ़ते हैं। और उसी के अंदर हमारा मिला जुला जो टॉपिक है वो है रमन इफेक्ट, या जिसे कहते हैं रमन प्रभाव। इन्हीं की खोज है, इसलिए इनके नाम के आधार पर ही सम्मान के तौर पर प्रभाव का नाम क्या रखा हुआ है, रमन इफेक्ट रखा गया है। रमन ने जो भी खोज की, जो भी डिस्कवर किया, उसके आधार पर उन्हें जो कंक्लूजन लिया, जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष को क्या कहा उन्होंने, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रमन प्रभाव के बारे में। रमन प्रभाव के अंदर अब पहले तो आप एक चीज़ इसके अंदर याद करना कि रमन प्रभाव की रेंज क्या है। जैसे हम देखते हैं कि IR की रेंज क्या है, UV की रेंज क्या है, तो रमन की जो रेंज है वो है 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स। इस रेंज के अंदर रमन प्रभाव शो होता है। रमन प्रभाव को अगर आप कहें कि आप एक लाइन में या 3-4 वर्ड में बताइए रमन इफेक्ट क्या है, तो रमन इफेक्ट है 1 in millions। ये लाइन भी कहीं कहीं लिखी आती है कि ये इसका मतलब क्या है, 1 in millions, लाखों में एक। तो सच में लाखों में एक ही हैं, जो रमन प्रभाव हैं वो लाखों में एक ही होता है। अगर लाखों पार्टिकल्स अपने पास है, लाखों मॉलिक्यूल्स अपने पास हैं, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल, लाखों में से एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल ही रमन प्रभाव शो करता है। ठीक है, तो लाखों के अंदर एक पार्टिकल का रमन प्रभाव देखना बहुत मुश्किल होता है, जो साइंटिस्ट सीवी रमन ने किया है। तो एक लाइन में इसको एक क्या 3 वर्ड के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 in millions, इट मीन रमन प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो रमन प्रभाव के अंदर देखो, सबसे पहले रेंज जो है वो 100 से 300 सेंटीमीटर की रेंज होती है। और रमन प्रभाव के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है,
रमन के अंदर एक चीज़ याद रखना, मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम यहाँ पे, किसकी? मॉलिक्यूल्स के बारे में, अणु की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल पर जब प्रकाश का पुंज या प्रकाश की किरण आपतित होती हैं, वो प्रकाश की किरण उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपतित होगी, उसके बाद में क्या करेगी? वो प्रकाश की किरण वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ है तो उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। और अगर प्रकाश की लाइट जो है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराती हैं, एनर्जी लेती हैं या एनर्जी देती हैं, किसी भी प्रकार का एनर्जी चेंज होता है तो वो आता है आपके रमन इफेक्ट के अंदर। तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी कि रमन इफेक्ट क्या है। आपका इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से, क्योंकि मैं जब सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रमन इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, रमन इफेक्ट पढ़ने से दो प्रकार के कॉलिजन बढ़ते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है नॉन इलास्टिक कॉलिजन, या उसे हम कहते हैं एन इलास्टिक कॉलिजन। अब इलास्टिक कॉलिजन क्या है, नॉन इलास्टिक कॉलिजन क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये है कि जब भी कोई भी, ये पार्टिकल्स है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, जब भी कोई भी वेव्स या कोई भी किरण, प्रकाश की किरण इस मॉलिक्यूल के ऊपर आती हैं, इससे टकराती हैं, टकराने के बाद क्या करेगी? वापस चली जाती हैं। इसकी एनर्जी ई थी, अब भी इसकी एनर्जी ई है, एनर्जी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ। इट्स मीन ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर क्या हुआ? इस सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल पड़ा है, वेव आई, टकराई, टकरा के चली गई। ठीक है, क्या हो रहा है? कोई भी वेव जो है, लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, सरफेस के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर टकराती हैं, टकरा के वेव वापस चली जाती हैं। किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है, न तो एनर्जी वो लेगा न देगा। मतलब जो वेव आई है उसको तो ना एनर्जी देनी है ना लेनी है, पार्टिकल पड़ा उसको भी कोई लेना देना नहीं है एनर्जी से, ना लेनी है ना देनी है। इट्स मीन कोई काम नहीं है, ना लेने का काम ना देने का काम, अपने फ्री। तो इस तरह से वो लाइट आई और वापस चली गई, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ा। तो इस प्रकार का जो कॉलिजन हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। उसको कहेंगे इलास्टिक या प्रत्याक्ष संघटन या इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। और जब इलास्टिक कॉलिजन होता है, देयर इज ए नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है? रेले प्रकीर्णन। देखो, लाइट की स्कैटरिंग आपको पता है कैसे होती है? लाइट आएगी, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकराने के बाद वो क्या होगी? स्कैटर होगी, फैलेगी। ठीक है, कैसे समझ सकते हो? जैसे कि आप कैरम खेल रहे हो, कैरम के अंदर एक जो जैसे कि कैरम के अंदर जो एक घोड़ी होती है, कैरम के अंदर जो अपन खेलते हैं उसके अंदर अपन जैसे उसको स्ट्राइक करते हैं, क्या होती हैं? वो फैल जाती हैं। ठीक है, पूरे कैरम के अंदर। तो ये क्या होती है? स्कैटरिंग होती है। वैसे ही जैसे लाइट आती हैं, जैसे लाइट आई, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से आके टकराई, टकरा के क्या होगी? वो फैल जाती है, स्कैटर हो जाती हैं। तो स्कैटर होने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो इलास्टिकल कॉलिजन होगा, उसके अंदर लाइट आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, स्कैटर हो गई, किसी भी प्रकार का एनर्जी चेंज नहीं हुआ, तो हम कहते हैं क्या हुआ है? रेले प्रकीर्णन हुआ है। उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। ठीक है, कोई एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होगा, प्रत्याक्ष, पूर्ण रूप से प्रत्याक्ष या पूर्ण रूप से इलास्टिकल कॉलिजन होता है। दूसरा आता है एन इलास्टिकल कॉलिजन। ये क्या होता है? एन इलास्टिकल कॉलिजन के अंदर ये हमने कहाँ पढ़ा? ये मैं आपको याद दिलाती हूँ। हमने जो क्वांटम प्रभाव पढ़ा था, क्वांटम प्रभाव पढ़ा, उसके अंदर होता है एन इलास्टिकल कॉलिजन। क्या होगा? क्वांटम प्रभाव के अंदर हमने क्या किया था? हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया था। मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई चार्ज पार्टिकल होगा। अब ये चार्ज पार्टिकल पे क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक वेव आएगी, टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये बॉल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है ये बॉल, इसके बाद में ये वेव आई, यहाँ पे टकराई, टकरा के ये वेव यहाँ से आई, टकरा के चली गई। ठीक है, अब टकरा के चली गई तो कुछ चेंजेस होगा क्या एनर्जी का? एनर्जी लेगी या देगी? तो दो कंडीशन हो सकती हैं। कितनी? दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि एनर्जी, ये जो वेव आई, टकराई, टकरा कर इसने क्या कर दिया? इसने एनर्जी उस पार्टिकल को दे दी, खुद वेव ने एनर्जी पार्टिकल्स को दे दी। तो पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। वेव की एनर्जी क्या हो गई? घट गई। तो जैसे ये टकराएगी
एनर्जी क्या करेगी, पार्टिकल को देगी और उसके बाद में जब ये वापस निकलेगी तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसकी एनर्जी मान लो E थी, अब इसकी एनर्जी E' हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एनर्जी तो दे दी। अब आप देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों समान ही, एनर्जी भी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, तो वेवलेंथ बढ़ती है। आपको पता है कि ये फार्मूला क्या होता है, E/hc लैम्बडा होता है, और ये मैं इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो बराबर ही रहते हैं, लेकिन एनर्जी घटने पर वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं ये कह सकती हूँ कि एनर्जी इसकी घट जाएगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है पहली बात। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो उस वेव को एनर्जी दे दे, जब वो वेव टकरा रही है उस पार्टिकल के ऊपर, तो पार्टिकल क्या करेगा, ये उसको वेव को खुद एनर्जी दे देगा कि तू एनर्जी ले जा। तो अब ये खुद पार्टिकल एनर्जी दे रहा है, तो पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई, कम, और वेव की एनर्जी क्या हो जाएगी, वेव की एनर्जी बढ़ जाएगी, वेव की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, एनर्जी के अंदर चेंजेस हो रहा है। एनर्जी जो है वो वेव की बदल रही हैं, या तो घट रही है या कम हो रही है। तो ये जो चेंजेस होता है उसे हम क्या कहते थे, क्वांटम प्रभाव या क्वांटम शिफ्ट। मतलब हायर एनर्जी फिर लोअर एनर्जी, दोनों का अंतर क्या कहलाता था, क्वांटम शिफ्ट कहलाता था। इसे हम कहते हैं क्वांटम शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट की एन इलास्टिकल कॉलिजन के अंदर, और किसकी बात की है, मैंने चार्ज पार्टिकल की बात की है। रमन में हम किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। दोनों में अंतर है, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और मॉलिक्यूल मतलब कोई मॉलिक्यूल्स होता है, HCl हो गया, HBr हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो अब मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूल को लेकर। मान लो एक मॉलिक्यूल है अपने पास, ठीक है, अणु है। इस अणु पे क्या करता है, इस अणु पे एक वेव आती है, टकराती है, टकराने के बाद चली जाती है। दो कंडीशन हो सकती हैं टकराने के बाद। कौन कौन सी कंडीशन, वेव आई, टकराई, टकराने के बाद उस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी, खुद ने एनर्जी दे दी तो खुद की एनर्जी हो गई कम, तो इसकी एनर्जी मान लो थी E, अब इसकी एनर्जी हो गई E', और E' मतलब एनर्जी हो गई कम, वेवलेंथ हो गई ज़्यादा। ठीक है, एक ये कंडीशन। और दूसरे सेम कंडीशन हो सकती हैं कि जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल उसको क्या करेगा, एनर्जी देगा, और जैसे ही एनर्जी देगा तो वेव की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती थी कि एनर्जी जो है वो, मैंने E' लिखी, डबल डैश, मतलब एनर्जी जो है वो बढ़ गई, तो एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दो कंडीशन होती हैं, एनर्जी या तो कम हो जाएगी या एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो चेंज होता है एनर्जी का, जब भी कोई वेव, कोई भी प्रकाश की किरण, प्रकाश का पुंज जब स्कैटर्ड होता है, टकराता है किसी से, उसके बाद में स्कैटर्ड होता है, तो स्कैटर्ड होने के दौरान उसकी वेव के अंदर, उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो एनर्जी है या जो आवृत्ति है, उसके अंदर चेंजेस होता है, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इसे कहा जाता है रमन इफेक्ट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट। और ये होता कितना है, लाखों में एक। बहुत सारे प्रैक्टिकल हो गए, देखो ये वाली कंडीशन होगी, ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ये अपना पार्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो भी अपन रमन पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट नहीं है, लेकिन समझाने के हिसाब से आपको बताया। आप ध्यान दो इन दोनों पे। एक मैंने पार्टिकल लिया था, लाइट आई थी, टकराई थी, चली गई, कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ था, तब मैंने इसको क्या कहा था, रेले प्रकीर्णन कहा था। और रेले प्रकीर्णन कितना होगा, लाखों के अंदर लाखों बार होगा, ठीक है, तो ये रेले प्रकीर्णन था। अब लाखों के अंदर एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसके अंदर लाइट आएगी, टकराएगी, या एनर्जी चेंजेस होगा, या तो एनर्जी देगा या एनर्जी लेगा, एनर्जी के अंदर परिवर्तन होगा। तो वो लाखों के अंदर एक जो पार्टिकल है वो ये वाला पार्टिकल था अपना। तो ये पार्टिकल के अंदर जो चेंजेस हुआ, जो हमें लाइनें मिली, स्पेक्ट्रा मिला, जो परिवर्तन हुआ, वो सब क्या कहलाएगा, वो कहलाता है रमन प्रभाव। तो इसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट, या कहलाता है रमन प्रभाव, ठीक है। और ये जो लाइनें मिलेगी, स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रमन स्पेक्ट्रा या रमन लाइंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसको और अच्छे से कैसे समझना है, और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो रमन ने जो खोज की थी वो मोस्टली जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे उन पे जो वेव होती है उस पे उन्होंने खोज की है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अपने पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, हम ये मान रहे हैं
अपने पास जैसे मान लो यही है एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इसको हम मान रहे हैं कि स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई तरंग वगैरह इसके ऊपर नहीं है। अब क्या करेगा पार्टिकल, जो वेव जो होती हैं, प्रकाश की किरण वो आएगी, इसके ऊपर टकराएगी। जैसे ही टकराएगी क्या होगा, ये हिलने लग गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और मोशन क्यों कर रहा है, क्योंकि अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो देखो जब रमन प्रभाव पढ़ते हैं तो आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ी, वाइब्रेशन को अलग से पढ़ा, रमन के अंदर दोनों को कंबाइन पढ़ना है। तो जब भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस सरफेस पे टकराएगा, जो पार्टिकल्स आएगा, लाइट का पार्टिकल्स या लाइट उस सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद जो सरफेस स्टेबल थी, बिल्कुल जो सरफेस क्या थी, एकदम स्टेबल थी, अब वो क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है। वो इस तरह से उसमें क्या होगा, मोशन हो जाएगा। और जैसे ही मोशन होगा तो क्या करेगा, वो जो लाइट जो होगी, अब क्या हो रहा है, उसके अंदर मोशन हो रहा है। तो मोशन होने, पहले तो मोशन नहीं था, पहले तो वो स्टेबल ही थी, लेकिन जैसे ही लाइट इससे टकराई, तो लाइट ने क्या दिया, इसको एनर्जी दे दी। किसको, सरफेस को या मॉलिक्यूल्स को। तो जैसे ही एनर्जी दे दी, वो क्या हो गया, उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो गया, या उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो गया, या हो सकता है दोनों ही चेंज हो गए, वाइब्रेशन भी चेंज हो गया, रोटेशन भी चेंज हो गया। तो रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों उसके अंदर चेंजेस होंगे। तो चेंजेस के दौरान क्या होगा, संक्रमण होगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, वापस लो एनर्जी लेवल में आएगा, स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होगी। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसके अंदर आप देखो, इसको समझने की कोशिश करना। पार्टिकल आएगा, सरफेस स्टेबल है, लाइट आई, टकराई, लाइट आने के बाद टकराई, तो ये यहाँ पे आई और टकराई, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करा, इसका मतलब ये कि लाइट की एनर्जी कम हो गई, जो लाइट निकलेगी। अब जैसे ही ये टकराएगा, ये क्या करेगा, रोटेशन होगा, इसके अंदर वाइब्रेशन होगा, इस वजह से इसके स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होगी। और जो लाइट वापस बाहर निकलेगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वेवलेंथ उसकी बढ़ेगी, लेकिन आवृत्ति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो लाइन है, स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसे हम कहते हैं स्टोक्स लाइंस। क्या कहते हैं, स्टोक लाइन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टोक लाइन मिलेगी, उनकी फ्रिक्वेंसी, स्टोक लाइन की एनर्जी, आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट था वो ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट या सरफेस जो है ऑलरेडी मोशन कर रहा है, ठीक है, पहले से इसके अंदर वाइब्रेशन रोटेशन हो रहा है। जैसे ही लाइट आई, टकराई इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मोशन के अंदर है, इसके पास एनर्जी है, तभी तो मोशन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेगा, उस लाइट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे ही लाइट यहाँ पे आई, टकराई, तो ये ऑलरेडी मोशन के अंदर है, ये अपना एनर्जी जो देगा उस पार्टिकल्स को देगा या उस वेव को देगा, और वो वेव जब वापस बाहर निकलेगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल जो था सरफेस के ऊपर उसने एनर्जी दे दी है। तो अब निकलने वाली वेव्स की, तरंग की, जो स्कैटर्ड हुई है लाइट, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसकी जो आवृत्ति होगी वो हायर हो जाएगी। तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। और उस कंडीशन में हमें जो स्पेक्ट्रिकल्स लाइन मिलेगी, उसको हम कहते हैं एंटी स्टोक लाइन। क्या कहते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि स्टोक लाइन क्या होती है और एंटी स्टोक लाइन क्या होती है और रेले प्रकीर्णन क्या होगा। तो तीन कंडीशन देखो, समराइज करके बताती हूँ आपको। जैसे कि पहली वाली ऊर्जा और दूसरी वाली ऊर्जा दोनों बराबर हैं, ऊर्जा कहो या फ्रिक्वेंसी कह सकते हो। जैसे कि इंसिडेंट लाइट है और स्कैटर्ड लाइट है, दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर है, दोनों की आवृत्ति, दोनों की ऊर्जा बराबर है, कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है। तो हम उसे कहते हैं रेले प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, रेले प्रकीर्णन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकता है कि जो लाइट आई थी, टकराई, उसने एनर्जी दे दी और खुद की एनर्जी अब कम हो गई, खुद की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो लाइट आई थी उसकी एनर्जी ज़्यादा थी और जो गई उसकी एनर्जी कम है। जो लाइट वापस बाहर निकली ना, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देगी, उसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो कम किसकी होती है आवृत्ति, कम आवृत्ति होती है स्टोक लाइन की। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलती है, स्टोक लाइन मिलती हैं। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या थी। जो थर्ड कंडीशन है उसके अंदर जो भी ऊर्जा या जो भी वेव आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद जब बाहर निकलती हैं तो ऊर्जा बढ़ती है उसकी,
ठीक है। तो तीसरी में क्या होगा, तीसरी में ऊर्जा उसकी बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। तो ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं, एंटी स्टॉक लाइन कहलाती हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि स्टॉक लाइन क्या है, एंटी स्टॉक लाइन क्या है और रेले प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, अब रेले प्रकीर्णन को देखो, एक और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आपने रेले प्रकीर्णन कहाँ देखा है। देखो, जब भी आपने देखा होगा कि सूरज उगता है या सूरज अस्त होता है, मतलब जब सनराइज होता है या फिर जब सनसेट होता है, ये दो चीज़ें आपने देखी होगी, सनराइज कंडीशन और सनसेट की कंडीशन। सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम, सनराइज या सनसेट के टाइम आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आप जब आकाश देखते हो तो आपको स्काई कैसा दिखता है, ऐसा लग रहा है पिंक पिंक हो गया, पहले लगता है येलो येलो है, फिर लगता है ऑरेंज हो गया, और फिर जब ज़्यादा शाम हो जाती हैं ऐसा लगता है पूरा लाल हो गया, रेड हो गया। तो ये कलर चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इतने कलर कहाँ से आ गए आसमान के अंदर, ये चेंजेस किस कारण से हो रहा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट आप समझना। देखो, स्काई के अंदर क्या होता है, स्काई के अंदर या हम एनवायरनमेंट के अंदर देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, पार्टिकल ही होते हैं। तो वहाँ पे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे ही सनलाइट उनके ऊपर गिरती है, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर लाइटें उनके ऊपर आएगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, उसका प्रकीर्णन कर देंगे। तो लाइट का प्रकीर्णन हो जाएगा, अलग अलग दिशाओं के अंदर वो बिखर जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि जो विजिबल लाइट होती हैं, जिस लाइट में हम देखते हैं, ठीक है, वो उस विजिबल लाइट के अंदर जो स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसके अंदर स्पेक्ट्रा या जो लाइट होती हैं वो होती हैं विबग्योर। हम इसको क्या लिखते हैं, विबग्योर। वी से होता है वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और राइट और रेड। ठीक है, ये विबग्योर लाइट होती है यूवी के अंदर, विजिबल के अंदर। मतलब जब भी लाइट किसी से टकराती है, स्कैटर होती है, तो इतनी लाइटों के अंदर वो स्कैटर हो जाती है, ये हमें पता है। तो जब इतनी लाइटों के अंदर स्कैटर होती हैं तो हमें ये तीन ही कलर क्यों दिखते हैं, हमें ग्रीन क्यों नहीं दिखता, हमें इंडिगो कलर क्यों नहीं दिखता, हमें पर्पल कलर क्यों नहीं दिखता है आसमान के अंदर, क्या कारण है इसका। तो इसका कारण ये है कि जब भी किसी पार्टिकल से के अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर है उसके ऊपर सन की लाइट आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद स्कैटर्ड होगी तो वो इतने लाइटों के अंदर टूटती हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये सीक्वेंस, इसके अंदर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी ये होता है वेवलेंथ का ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, तो हमें वो कलर दिखाई देता है। तो आपने कभी नोट किया होगा, तो आप इसको नोट करना, आपको पहले येलो कलर दिखाई देगा। आसमान देखना भले चाहो तो आज ही देखना, शाम होते टाइम आप देखना कि पहले आपको येलो दिखाई देगा। जनरली हम देखते हैं धूप येलो ही दिखाई देती है, ठीक है, हमें ये ग्रीन कलर वगैरह दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो उसकी जो क्या कहते हैं आवृत्ति जो होती हैं, सॉरी वेवलेंथ जो होती हैं वो इतनी ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें येलो कलर दिखाई देता है। जैसे जैसे शाम होने लग जाती हैं, डिस्टेंस बढ़ती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, स्कैटरिंग होती है और हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, येलो के बाद में ऑरेंज। क्यों ऑरेंज क्यों दिखाई देता है, क्योंकि येलो के बाद में ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए। उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन सा कलर दिखाई देता है आपको, रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की तरंग दैर्ध्य, रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, इसलिए हाईएस्ट प्रकीर्णन होता है। और शाम होते होते पूरा आसमान, पूरा सूरज हमें लाल रक्तिम दिखाई देता है, बिल्कुल रेडिश दिखाई देता है। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है रेले प्रकीर्णन। क्या कारण है, रेले प्रकीर्णन होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, लाइट आती है, स्कैटर्ड होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी, तो उसके अंदर जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वैसा कलर दिखाई देता है। तो ज़्यादातर हमें येलो कलर दिखाई देता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। उसके बाद में ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो उसके बाद में हमें ऑरेंज कलर दिखाई देता है। और एट द लास्ट हाईएस्ट जब शाम का टाइम होता है तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इस वजह से हमें लाल कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कारण है आपको सनलाइट के अंदर या सनराइज सनसेट के टाइम में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो पीछे इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा है, रेले प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये है आपके रमन प्रभाव के बारे में, या जिसे हम कहते हैं कि रमन प्रभाव या रमन शिफ्ट क्या होती हैं। ठीक है,
अब कल इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा और थ्योरी देखेंगे कि जो रमन प्रभाव होता है उसके अंदर रमन शिफ्ट वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, तो आज ये इसका इंट्रोडक्शन था। जैसा मैंने आपको बताया है आप उसी तरह से उसके नोट्स बनाना और उसी तरह से आप उसको लिखने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।